इंडियन मार्केट आज छुट्टी पे है, आपको बताइए, लेकिन एशियन मार्केट्स ओपन थे और ओपनिंग के बाद में क्या हुआ आपके सामने है। काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में एशिया मार्केट आज बंद हुए हैं। यानी आज निफ्टी ओपन होता तो पिटाई होती, पोर्टफोलियोज नीचे आते हैं, लेकिन ओपन नहीं था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मंडे को रिएक्शन नहीं आएगा। मंडे को क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है, उनके स्टॉक्स को चेक करते हैं। कोस्पी देखते हैं सबसे पहले, यानी साउथ कोरियन मार्केट 5.81% की मंदी। एक दिन में इतना क्रैश, ये स्मॉल कैप कंपनी की तरह बिहेव कर रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 2-3 कंपनीज हैं इसके इंडेक्स में जो ही पूरे इंडेक्स को चलाती है, पूरा कोरिया का मार्केट चलाती है, और कभी अप कभी डाउन जैसी सिचुएशन इसमें मिलती है। काफ़ी लोग इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। साथ में आप देख सकते हैं हैंग सेंग, हांगकांग का मार्केट, ये भी 405 पॉइंट नीचे आके बंद हो, 1.76% की मंदी है। साथ में जापान की मार्केट को देखें तो 4% का डिप आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में नेस्टेक को देख लेते हैं, तो नेस्टेक अभी 1.45% नीचे है। ये फ्यूचर का डेटा है जो मैंने अभी लिया है। अब तो वीडियो आने पर आपके सामने शायद नेस्टेक दिखेगा आपको ओपन होता हुआ, लेकिन ठीक है, यहाँ पे भी आपको मंदी दिखाई दे रही है। क्या रीज़न है इसके पीछे का उसको चेक करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन दिखा देता हूँ। देखो, गिफ्ट निफ्टी में इस तरह की कोई गिरावट नहीं है, इतना कुछ खास पैनिक नहीं है। क्यों नहीं है उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं आगे। बाकी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी इतना नीचे नहीं है, जस्ट 60 पॉइंट यानी 0.25% की मंदी इसमें देखने को मिल रही है। यानी जो बाकी मार्केट्स गिरे हैं, साउथ कोरियन मार्केट्स गिरे, उसके बेसिस पे शायद निफ्टी उतना ना गिरे मंडे को। और एक और रीज़न आपको बताइए कि गिफ्ट निफ्टी या जो निफ्टी है इतने कुछ खास अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाया पिछले एक साल में। नेगेटिव रिटर्न्स है, वैल्यूएशन भी हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ कंफर्टेबल है। लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट है जिसमें जापान आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है, एक एक साल में 200% या फिर कुछ कंपनीज ने तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी ऊपर जा चुकी है। तो वो एक रीज़न है मार्केट्स के नीचे आने के पीछे का। फर्स्ट हम देखते, देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 8% कोस्पी गिरा, उसके बाद में निकाई 5% के साथ में गिरता है। रीज़न बनता है एआई कंपनी और टेक स्टॉक्स, यानी जिनकी वजह से ऊपर जा रहे थे अभी उनकी वजह से ही नीचे आ रहे हैं। और रीज़न क्या है इसके पीछे का, देखिए बबल के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वैल्यूएशन इतनी हो जाना, जितने नंबर्स नहीं आए तो फिर बबल फटता है, कई साल तक कंपनी गिरती है, नहीं चलती है। अभी तक तो कंपनी के नंबर्स ठीक आ रहे हैं, लेकिन अब बातें क्या हो रही है कि फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर अब सवाल हो चुके हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए एआई सेक्टर की वो शायद डिले हो या फिर नहीं आए अभी। ये एक मेन रीज़न बन चुका है स्टॉक्स के नीचे जाने के पीछे का। साथ में आप देख सकते हैं कि जो चिप्स हैं, एआई चिप है, नॉन एआई चिप है, अब इनका जो प्रोडक्शन है उनके एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी आपने देखा डिक्सॉन के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, क्योंकि जो चिप्स लगती है फ़ोन में, लैपटॉप में, उसके प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। मार्जिन के अंदर इम्पैक्ट होगा, साथ में जो एआई कंपनीज हैं उनके भी प्रॉफिट के मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। मार्केट के अंदर दोस्तों यही कहानी होती है, जब तेजी होती है, बुल मार्केट होता है, तो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, और जब पिटाई होती है तो अंडर वैल्यू हो जाते हैं, फिर साइकिल रिपीट होती है। कुछ कंपनीज हैं, एप्पल है, सॉफ्ट बैंक है, सैमसंग है, ये कुछ कंपनीज उनके स्टॉक्स डिक्लाइन कर चुके हैं सिग्निफिकेंटली आज के दिन एशियन मार्केट के अंदर। साथ में आप देख सकते हैं जो ओपन एआई के ऊपर हमने बातचीत की थी कि साल के एंड में ओपन एआई यानी जो चैट जीपीटी उसकी पेरेंट कंपनी का आईपीओ आएगा, अब वो भी डिले हो चुका है। पॉसिबल डिले आप इसमें यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स अभी कंसर्न में हैं कि क्या होगा एआई रिलेटेड स्टॉक्स का, क्यों ये डिले कर रही है कंपनी, क्यों अनाउंसमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। साथ में आपको बताइए एंथ्रोपिक के सीईओ ने भी काफ़ी कॉशियसली बात की है कि अगर नंबर्स ऐसे नहीं आ पाए तो जो एआई कंपनीज है वो सस्टेन भी नहीं कर पाएगी इतनी मोटी वैल्यूएशन को। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी का भी जो इंडिकेशन आपको यहाँ पे वीक देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये सीन है। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ईटीएफ का सहारा लेते हैं। उसी तरह से हांगकांग की मार्केट के अंदर भी अभी के समय काफ़ी इन्वेस्टिंग चल रही थी। बातचीत हमने की नहीं है, क्योंकि हांगकांग का मार्केट अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखोगे ना तो कुछ खास अच्छा नहीं करता है। अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है रिटर्न्स कमाने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो कम से कम इंडिया से ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशन डेटा ड्रिवन होनी चाहिए। डेटा बताता है कि नैस्डैक निफ्टी को फेल करता है, बीट करता है, तो चलो वहाँ पे इन्वेस्टिंग करना पॉसिबल है, सही लगता है। लेकिन हैंगसेंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। स्टिल आप देखोगे तो पिछले एक साल में 22% ऊपर है, और एक टाइम था जब 50% ऊपर था जिसमें निफ्टी नेगेटिव था। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, हांगकांग में, चीन में निवेश करते हैं इस ईटीएफ के थ्रू। ये इंडियन ईटीएफ है, मतलब आप अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में सर्च करोगे निपॉन इंडिया ईटीएफ या हैंगसेंग बी लिख दोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे हैं,
अभी फ़िलहाल 2011 के आसपास के रिटर्न्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रीमियम। अब जैसे जैसे यहाँ पे न्यूज़ आ रही है एआई कंपनीज़ को लेकर, वैसे वैसे इनके प्रीमियम कम होते जाते हैं। आप देख सकते हैं ये भी 20% के आसपास के प्रीमियम पे था, अभी 15% के आसपास का प्रीमियम इसमें मिल रहा है। आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट है, तो पिछले दिन के यानी कल के दिन के वीडियो में पूरा मैंने आपको बताया कि कौन सी वेबसाइट है, कैसे इसको देखना होता है प्रीमियम को, तो चेक कर लेना पिछले वीडियोस को। तो 15% के आसपास का प्रीमियम आप अभी इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक्सपेंसिव है। अब देखो यहाँ पे गेम दो तरह से हो सकता है, या तो सही में टॉप बन चुका है तो बड़ी डिक्लाइन होगी, या फिर ये एक एंट्री अपॉर्चुनिटी है। देखो चीन के मार्केट को मैं इतना कुछ खास फॉलो नहीं करता हूँ, तो नहीं बता सकता हूँ कैसा क्या हवा पे भी चल रहा है नंबर्स बेसिस पे, लेकिन अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। फिलहाल मैं टेक्निकली आपको अपनी जो भी पीओवी है, ओपिनियन है, आपको दे सकता हूँ चार्ट के बेसिस पे, जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन, जो कि सपोर्ट की लाइन है, इसके बेसिस पे ये ईटीएफ ऊपर जा रहा है। जैसे ही सपोर्ट मिलता है बड़ी बाइंग, जैसे सपोर्ट बड़ी बाइंग, जैसे सपोर्ट बड़ी बाइंग। अब यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया, बाइंग हो गई, अब ये सपोर्ट है, हो सकता है बाइंग हो। लेकिन ऊपर आप देखोगे ना, तो पिछली बार जितनी भी बार बाइंग हुई है, हर बार नया टॉप बना है। यहाँ पे नया टॉप नहीं बना, यहाँ पे नया टॉप नहीं बना, यहाँ पे नया टॉप नहीं बना, यानी ट्रिपल टॉप हम बोल सकते हैं, जो कि एक बेरिश सिग्नल होता है। सो अगर यहाँ पे प्ले करना है तो ये डेफिनेटली यहाँ पे एक रेसिस्टेंस के लिए प्ले हो सकता है, बट फॉर ब्रेकआउट ये मुझे लगता नहीं है। और ये भी तब होना चाहिए जब आपको सिग्नल मिले यहाँ से कुछ अच्छी कैंडल बनने का। सो टेक्निकली इसको देखना, ये वीकली चार्ट है, थोड़ा सा डे चार्ट के ऊपर आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है हैंग सेंग बी, ये नीचे है, प्रीमियम भी इसका कम हुआ है। और अगर आप फैंग में या फिर MON 100 में निवेश करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा समझना है आपको कि प्रीमियम वहाँ पे भी कम हो सकता है। सो इंडियन कंपनी है, ये कल यानी मंडे को देखी जाएगी, क्योंकि एआई कंपनीज की पिटाई चल रही है। नेटवेब, इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। प्रॉब्लम क्या है उन कंपनीज में, यानी जो यूएस में कंपनीज पिट रही है, अगर आप उठा के देखोगे ना आप उनका डेटा, तो डेटा में आपको देखने को मिलेगी अर्निंग्स में ईपीएस बीट, रेवेन्यू बीट, हर एक क्वार्टर में, चाहे मार्च हो दिसंबर हो, चलो उनके हिसाब से क्वार्टर अलग चलते हैं, मार्च दिसंबर नहीं होता है, जनवरी होता है, बट फिर भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली देखने को मिलेगा कि हर बार ईपीएस बीट है, रेवेन्यू बीट है। लेकिन पिछले क्वार्टर में यहाँ पे क्या किया है, नेटवेब ने ईपीएस और रेवेन्यू दोनों मिस किया। यानी ये जो तेजी आई है पिछले क्वार्टर से अभी तक, ये पिछले 3 महीनों के अंदर, इस तेजी को जस्टिफाई करना पड़ेगा अच्छे नंबर्स देकर। अगर अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं तो वैसे इन्वेस्टर्स पहले इसको बेचेंगे क्वार्टरली नंबर्स आने से पहले, या फिर नंबर्स आने के बाद में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, अगर अच्छे नंबर्स नहीं आते तो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं टेक्निकल अपने को बताते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है। फंडामेंटल अपन को बताते हैं कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकली डे चार्ट है, इसमें एक सपोर्ट लिया, उसके बाद में तेजी, उसके बाद में उसी लाइन को सपोर्ट लिया, उसके बाद में तेजी। तो ये लाइन रेसिस्टेंस की बन चुकी है, ये लाइन सपोर्ट की बन चुकी है। अगर इसको अपने सपोर्ट पे वापस आना है, क्योंकि रेसिस्टेंस तो यहाँ पे हिट हो चुका है, तो फिर 10% नीचे आपको इसका सपोर्ट दिखाई दे जाता है। सो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक गिरेगा बेच दो, बट हाँ जो भी है डेटा के हिसाब से अपन बातचीत करें। और ये रेसिस्टेंस पे वैसे तो प्रॉफिट बुकिंग की जाती है शॉर्ट टर्म वालों की तरफ से, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करते हैं, देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं। सो ये कुछ कंपनीज हैं, ETF है, चेक करिएगा। अगले वीडियो में और कुछ कंपनीज को चेक करते हैं, कुछ बड़ी खबरों को डिस्कस करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल के 3 वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।